दोस्तों आज मैं आपके लिए 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं पहले चैप्टर के, जो कि टीआर जैन बुक से लिए गए हैं और ये क्वेश्चन आपसे फाइनल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और साथ में दोस्तों आपको ये पहला चैप्टर समष्टि अर्थशास्त्र का समझने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप पूरा अंत तक देखें और वीडियो को अच्छा लगने पे लाइक करना, शेयर करना और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इस वीडियो से पहले एक से लेकर ये सारे के सारे प्रश्नों को सॉल्व करा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। आज मैं आपको 16 से लेकर ये सारे के सारे प्रश्नों को समझाऊंगा। ना केवल मैं इन क्वेश्चनों को रटवाऊंगा बल्कि मैं आपको इसके फंडामेंटल बेस के साथ इसका जो आंसर है उसे समझाने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि आपका एक लाइक एक शेयर मुझे मोटिवेट करता है ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आप समष्टि अर्थशास्त्र को पूरी सीरीज देखना चाहते हैं और इसके एमसीक्यू क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत सारे लिंक दे रखे हैं, आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक किया करें, वहां पे आपको मेरे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो चलिए अब फाइनली हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर शुद्ध निवेश क्या है। देखिए दोस्तों, शुद्ध निवेश हो या सकल निवेश हो, यानी अगर हम दूसरे शब्दों में कहें अशुद्ध निवेश हो या शुद्ध निवेश हो, इसे हम बोल सकते हैं सकल और निवल भी बोल सकते हैं। आखिर ये होता क्या है, इसको समझने के लिए आपको मैं इसका पहले फंडामेंटल बेस समझाता हूं, जिससे आपको ये चीज पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो देखिए मैं आपको एक तरीका समझाता हूं। मान लीजिए दोस्तों ये है हमारा परिवार क्षेत्र। एक देश एक अर्थव्यवस्था के 4 महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं, जिसमें से पहला होता है परिवार क्षेत्र, दूसरा होता है उत्पादक क्षेत्र, ठीक है, दूसरा होता है उत्पादक क्षेत्र। इनके बीच में होता है एक वित्तीय बाजार जिसमें शेयर मार्केट, बैंक सब आ जाते हैं, जिसे हम वित्तीय बाजार कहते हैं, यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा ही रेगुलेट किए जाते हैं। और इसके बाद आती है हमारी सरकार, ठीक है, सरकार। तो देखिए पहला हमारा क्षेत्र है परिवार, दूसरा हमारा क्या है, उत्पादक क्षेत्र, और तीसरा है हमारा सरकारी क्षेत्र। पर दोस्तों ये जो वित्तीय क्षेत्र है इसे अलग से नहीं कंसीडर किया जाता है, इसे सरकार का ही एक पार्ट माना जाता है। और एक आता है हमारा शेष विश्व, यानी भारत को छोड़ के बाकी सारा देश। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, पहले राउंड में क्या होता है आप जानते हैं, बहुत बार मैंने आपको समझाया है, बट इसको सकल निवेश और निवल निवेश को समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट आपको पहले समझना चाहिए। फिर उसके बाद आप देखिए कि सकल निवेश या निवल निवेश समझने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए पहले राउंड में क्या होता है मेरे दोस्तों, कि पहले राउंड में हमारी जो परिवार क्षेत्र है वो इनको अपनी क्या देती है, कारक सेवाएं देती है, जिसमें हमारा श्रम पूंजी भूमि और उद्गम आता है, जो 4 प्रमुख कारक सेवाएं होती हैं। इसके बदले में हमें जो उत्पादक क्षेत्र होता है वो क्या देता है, बहुत ही सिंपल सी बात है, वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन देता है। यानी फॉर एग्जाम्पल आपको हमारे देश में जितनी भी प्रकार की वस्तु तथा सेवाओं का निर्माण होता है वो उत्पादक क्षेत्र करता है, परंतु उसको उत्पादित करने के लिए उत्पादन के कारक चाहिए, जिन्हें हम कारक सेवाएं भी कहते हैं, वो उन्हें परिवार क्षेत्र देता है। और इसी के फ्लो को, इन दोनों के ही फ्लो को अगर मैं थोड़ा स्क्रीन छोटा कर देता हूँ आपको ज़्यादा समझ आएगा। अब देखिए इन दोनों के बीच के जो फ्लो को हम बोलते हैं ना, वास्तविक प्रवाह कहते हैं। क्लियर है, ये तो बहुत ही सिंपल सी बात हुई। अब दूसरे राउंड में ये क्या करता है, इसे क्या देता है, कारक आय देता है, उसकी कारक सेवा के बदले में, यानी जैसे श्रम के बदले में
मजदूरी मिलती है, पूंजी के बदले में ब्याज मिलता है, भूमि के बदले में किराया मिलता है और उद्गम के बदले में लाभ मिलता है। परिवार क्षेत्र के पास आय आते ही अब पैसे उछलने लगते हैं, यानी मैं अगर मजाक में कह रहा हूँ कि यही वस्तुओं और सेवाओं पर ये क्या कर देते हैं, व्यय कर देते हैं, का व्यय अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। ये जो कारक आय यहाँ से आई और वस्तुओं तथा सेवाओं पे व्यय यहाँ से गया, इस प्रवाह को हम बोलते हैं आय का मौद्रिक प्रवाह। और अगर हम आय के वास्तविक प्रवाह प्लस आय के मौद्रिक प्रवाह इन दोनों को जोड़ दें तो एक देश की अर्थव्यवस्था में उसे हम कहते हैं आय का चक्रीय प्रवाह। अब दोस्तों यहाँ पे इनके पास आय तो आई, अब ये परिवार क्षेत्र क्या होते हैं, ये सारा का सारा पैसा वस्तु तथा सेवाओं पे खर्च नहीं कर देते हैं, कुछ बचत भी करते हैं। उस बचत को ये कहाँ रख देते हैं, बैंकों के पास रखते हैं। बैंक उन बचतों को किसको दे देते हैं, उधार के रूप में उत्पादक क्षेत्र को दे देते हैं। तो देखिए ये जो बचत करते हैं ना, ये जो बचत करते हैं जो वित्तीय बाजार यानी बैंकों में, शेयर मार्केट में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ये अपनी बचतों को रख देते हैं, वही वित्तीय बाजार उत्पादक क्षेत्र को क्या देता है, उधार दे देता है। यानी उधार दे देता है, यानी ये इनसे उधार लेते हैं उत्पादन कार्यों को करने के लिए। तो ये जो उधार आ गया ना, यही जो बचत है, यही जो बचत है जो वित्तीय बाजार के पास गई और इन्होंने इसको उधार दे दिया, इसे ही कहते हैं दोस्तों हम निवेश। क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था में निवेश कहाँ से आता है, जो परिवार क्षेत्र को आय होती है और वो जो भाग वस्तु तथा सेवाओं पे खर्च नहीं करते हैं, वित्तीय संस्थाओं पे या वित्तीय बाजार में अपनी बचतों को जमा कर देते हैं और उन्हीं वित्तीय बाजारों को, वही वित्तीय बाजार बैंकों को उत्पादक क्षेत्रों को क्या दे देते हैं, उधार दे देते हैं, जिससे ये अपने उत्पादन को बढ़ाते हैं, पूंजीगत वस्तुएं खरीदते हैं, स्थिर पूंजी को खरीदते हैं, माल सूची को बढ़ाते हैं। तो इसी को दोस्तों हम कहते हैं निवेश, इसी चीज को हम निवेश कहते हैं। आपने याद रखनी है ये बात। तो देखिए अब आपको इसको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अब मैं आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूं, अब आपको इसको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। जरा देखिए मैं आपको समझाता हूं। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है 15वें क्वेश्चन को अगर हम देखें कि सकल निवेश क्या है। सकल निवेश एक लेखा वर्ष के दौरान उत्पादक द्वारा पूंजीगत वस्तुओं की खरीद पर किया गया व्यय है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं शुद्ध निवेश तथा पुनः स्थापन लागत अथवा मूल्यह्रास। तो आप ये देखिए कि ये जो उत्पादक क्षेत्र है, ये स्थिर परिसंपत्तियों का जो क्या करता है, क्रय करता है। स्थिर परिसंपत्तियां क्या होती है, प्लांट और मशीनरी, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं जिनकी बहुत ज़्यादा कीमत होती है। उन्हें खरीदने के लिए ये क्या करता है, वित्तीय बाजार से क्या लेता है, उधार लेता है। ठीक है, और वित्तीय बाजार को उधार, ये पैसा कहाँ से मिलता है, परिवार क्षेत्र उसे बचत के रूप में रखता है। तो बहुत ही सिंपल है, अगर आप अपनी आय के एक भाग को जो आप बचाते हो उसे बैंक में रखते हो और वही बैंक क्या करते हैं, उत्पादक क्षेत्र को क्या दे देते हैं, उत्पादन कार्यों के लिए उधार दे देते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन क्षमता है वो बढ़ती है। तो उत्पादन बढ़ता है दोस्तों, उत्पादन बढ़ने से रोजगार बढ़ता है, रोजगार बढ़ने से गरीबी कम होती है। यानी कुल मिला के कहें कि निवेश एक्चुअल में बचत ही है, जो परिवार द्वारा बचाया जाता है वही वित्तीय बाजारों में जब जमा कर दिया जाता है और उसे ही उठा के ये जब उधार के रूप में लेकर अपनी उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाते हैं तो उसी चीज को हम निवेश कहते हैं। और सकल निवेश में क्या होता है दोस्तों, सकल निवेश में हमारा शुद्ध निवेश तो शामिल होता ही होता है, साथ में पुनः स्थापन लागत भी शामिल होती है। अब ये मूल्यह्रास क्या होता है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि जो हमारे फिक्स एसेट्स होते हैं, यानी जो प्लांट्स और मशीनरीज होती हैं, उसका जैसे जैसे हम उत्पादन सेवाओं में, उत्पादन कार्यों में प्रयोग करते रहते हैं तो उसके बाजारी मूल्य में क्या आती है, कमी आती है, या उसमें कोई सामान्य टूट फूट होते रहते हैं या अप्रचलन हो जाता है, तो उसे ठीक कराते रहना पड़ता है। उस पर भी क्या होता है, पैसा खर्च होता है।
तो उसे हम कहते हैं सकल निवेश। क्या कहते हैं? सकल निवेश। अब बात करते हैं निवल निवेश की, जो 16वां प्रश्न था, पर मैंने आपको 15वां दोबारा इसलिए समझाया ताकि आप इन दोनों के कॉन्सेप्ट को समझ सकें। अब शुद्ध निवेश क्या है? शुद्ध निवेश उत्पादकों द्वारा ऐसी पूंजीगत वस्तुओं की खरीद पर किया गया व्यय है जिसके कारण उसके पूंजी के स्टॉक में वृद्धि होती है। देखिए बहुत ही सिंपल, ये जो उत्पादक क्षेत्र है, इस उत्पादक क्षेत्र में दो तरीके की कंपनियां काम करती है। एक होती है हमारी सार्वजनिक कंपनियां, जो कि सरकारी कंपनियां होती हैं, और एक होती है हमारी निजी कंपनियां। इन निजी कंपनियों को अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए अपने पूंजी के स्टॉक में क्या करना पड़ता है? वृद्धि करनी पड़ती है। देखिए अगर आप मान लीजिए इस स्केच कलर का उत्पादन करते हो, तो आपको इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? आपको इससे रिलेटेड जितनी भी मशीनें हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, कच्चा माल है, उन सब के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए दोस्तों। और वो पैसा आपको कहां से मिलेगा? वित्तीय बाजार से। वित्तीय बाजार से आप उधार लेंगे और अपनी उत्पादन नई मशीनें खरीदेंगे, जिससे क्या होगा? आपकी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। उत्पादन क्षमता बढ़ने से दोस्तों उत्पादन बढ़ता है, और उत्पादन बढ़ने से दोस्तों देश में रोजगार का स्तर बढ़ता है। और जब देश में रोजगार का स्तर बढ़ता है तो नेचुरल सी बात है आय का स्तर बढ़ता है, और जब आय का स्तर बढ़ता है तो अगेन दोस्तों निवेश यानी बचत बढ़ती है। आय बढ़ने से बचत बढ़ती है, और बचत बढ़ने से निवेश बढ़ता है, और फिर दोबारा निवेश बढ़ने से आय बढ़ता है। ऐसे देश आर्थिक तरक्की के मार्ग में चलता रहता है। इसलिए कहा जाता है कि निवेश एक देश की अर्थव्यवस्था में संजीवनी बूटी का कार्य करता है। तो आई होप आपको इतनी चीज तो क्लियर हो गई है कि सकल निवेश क्या होता है और पूंजी निवेश निवल निवेश क्या होता है। निवेश का मतलब है स्थिर परिसंपत्तियों को खरीदना, यानी बड़ी बड़ी मशीनों को खरीदना, बड़े बड़े प्लांट्स को लगाना, ये हमारा निवेश होता है, जिससे हमारी उत्पादन क्षमता बढ़ती है। तो आई होप आपको ये दोनों क्लियर हो गए होंगे। आप सोच रहे होंगे कि सर आपने इतना ज़्यादा क्यों समझाया? ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों अब सारे के सारे प्रश्नों को आपको सीखने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। बस आप मेरे साथ लास्ट तक वीडियो में बने रहें। अब 17वां क्वेश्चन है हमारा कि स्थिर पूंजी के उपभोग का क्या अर्थ है? स्थिर पूंजी का उपभोग, देखिए दोस्तों, अगर आपकी एक जूतों की फैक्ट्री है, मान लीजिए आपकी बिहार में एक जूतों की फैक्ट्री है, और आपके पास वहां पे 10,000 वर्कर और 10 मशीनें हैं जिनका प्रयोग करके आप जूतों का निर्माण करते हो। पर दोस्तों आप एक बात मुझे बताइए, क्या आप जैसे जैसे उस मशीनों का इस्तेमाल करते रहेंगे तो क्या उन मशीनों का मूल्य वही रहेगा जितने में आपने खरीदी थी? अगर आपने 2005 में एक मशीन खरीदी 2 करोड़ रुपए की आपकी कंपनी ने, क्या वो 2007 में भी उसका मूल्य 2 करोड़ रहेगा? नहीं ना। नेचुरल सी बात है, उसके मूल्य में क्या आएगी? कमी आएगी। अब उसके मूल्य में जो कमी आई ना, उसे ही हम कहते हैं स्थिर पूंजी के उपभोग। उसे ही हम कहते हैं स्थिर पूंजी का उपभोग, जैसा कि यहाँ पे लिख रखा है। स्थिर पूंजी के उपभोग अथवा मूल्यह्रास से अभिप्राय स्थिर परिसंपत्तियों के उपयोग से मूल्य में होने वाली हानि से है, जो निम्न कारणों से होती है। यार देखिए ना, आप किसी भी कारखाने फैक्ट्री में कोई भी मशीन का प्रयोग करते हो, तो उस मशीन का जैसे जैसे आप उपयोग करते रहते हैं, प्रयोग करते रहते हैं, तो उसके मूल्य में क्या आती है? कमी आती है, हानि होती है उसके मूल्य में। उसे ही हम स्थिर पूंजी का उपभोग कहते हैं। और स्थिर पूंजी के उपभोग होने के 3 कारण मुख्य तौर से सामान्य टूट फूट। अब कोई मशीन है आपकी टूट गई, उसे रिपेयर कराना पड़ेगा, तो नेचुरल सी बात है स्थिर पूंजी का उपभोग है वो। भाई आकस्मिक हानि की सामान्य दर, कोई भाई आकस्मिक हानि आ गई, जैसे कोरोना वायरस आ गया, वो भी एक तरीके की आकस्मिक, बता के तो नहीं आया था कोरोना वायरस की हाँ भाई मैं आ रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है। कोई भी आकस्मिक हानि हो, भले वो भूस्खलन हो, बाढ़ हो, कुछ भी इस तरीके की, तो वो आकस्मिक हानि के कारण भी स्थिर पूंजी का उपभोग हो जाता है। और नेक्स्ट है प्रत्याशित या पूर्व ज्ञान अप्रचलन, यानी आउट ऑफ फैशन हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप ये समझिए
कि पहले मोबाइल कैसे बनते थे, कीपैड वाले बनते थे। अब जो कीपैड बनाने वाली मशीनें हैं वो अब यूजलेस हो गई है, क्योंकि अब मार्केट में कैसे फोन आ गए, टच फोन। और टच फोन को बनाने की, जो एंड्रॉयड फोन को बनाने की जो टेक्निक है, जो मशीनें हैं, वो अलग है। तो इससे क्या साबित हुआ कि जो भी मोबाइल बनते थे कीपैड वाले, उनकी जो मशीनें हैं वो अब क्या हो गई, आउट ऑफ डेट हो गई, यानी वो अप्रचलन हो गई, यानी अब उन मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाता। तो इसे भी आप कह सकते हैं कि ये स्थिर पूंजी का उपभोग है। तो मैं एक और बार आपको समझाऊं, स्थिर पूंजी के उपभोग का मतलब होता है मशीनों का उत्पादन प्रक्रिया में आप जैसे जैसे प्रयोग करते हैं तो उसके मूल्य में क्या होती है, कमी। उसी कमी को हम कहते हैं स्थिर पूंजी का उपभोग। और स्थिर पूंजी के उपभोग के 3 सामान्य कारण होते हैं, सामान्य टूट फूट, भाई आकस्मिक हानि या फिर अप्रचलन। आई होप आपको 17 क्वेश्चन भी समझ में आ गया है। अब बात करते हैं मूल्यह्रास आरक्षित कोष की परिभाषा दीजिए। देखिए दोस्तों, कोई भी कंपनी हो, भले वो सार्वजनिक कंपनी हो यानी सरकारी कंपनी हो या निजी कंपनी हो, सभी प्रकार की कंपनियां अपनी स्थिर परिसंपत्तियों के पुनः स्थापन लागत के लिए, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सरल शब्दों में बताऊं कि मान लीजिए मेरी बिहार में एक जूतों की फैक्ट्री है और उसमें 10 मशीनें हैं, तो मैं हर साल उसका उत्पादन प्रक्रिया में क्या कर रहा हूं, इस्तेमाल कर रहा हूं। तो मैंने मान लीजिए 100 रुपये कमाए, तो 100 रुपये में से मैंने 5 रुपये क्या किए अपने लाभ में से। भाई मैंने 100 रुपये में से 5 रुपये, क्योंकि आप ये जानते हैं कि कोई भी जो लाभ होता है, लाभ क्या होता है, नेचुरल सी बात है, लाभ आपको मिलता है उद्गम के बदले में। यानी उद्गम मतलब क्या, इंटरप्रेन्योरशिप के बदले में आपको गेन यानी प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट को 3 पार्ट्स में बांटा जाता है दोस्तों। प्रॉफिट को 3 भाग में बांटा जाता है। एक होता है लाभांश, जो कि अंशधारियों को बांट दिया जाता है, यानी वित्तीय बाजार में जो भी शेयर्स होल्डर होते हैं, जो इस कंपनी के वास्तविक मालिक होते हैं, उन्हें कंपनी अपने लाभ में से, जैसे कि मान लीजिए 100 रुपये कमाए कंपनी ने, 100 रुपये में से 60 रुपये तो कंपनी ने क्या कर दिया, अपने अंशधारियों को क्या कर दिया, बांट दिए, लाभांश। फिर दूसरा पार्ट होता है हमारा अवितरित लाभ, अवितरित लाभ, जिसे हम निगम बचत भी कहते हैं। निगम बचत, निगम का मतलब होता है दोस्तों कंपनी यानी उद्गम होता है। निगम का मतलब कंपनी से है। तो अवितरित लाभ का मतलब क्या होता है, निगम बचत। अब निगम बचत क्यों की जाती है, ताकि जो भी स्थिर परिसंपत्तियां है, बड़ी बड़ी मशीनें, बड़े बड़े प्लांट्स हैं, अगर वो आउटडेटेड हो जाती हैं या उनमें कोई टूट फूट आ जाती है या कोई आकस्मिक हानि हो जाती है, उनसे बचने के लिए हर कंपनी अपने पास क्या रखती है, बचत के रूप में कुछ ना कुछ पैसा रखती है। उसी पैसे को हम क्या कहते हैं, मूल्य आरक्षित कोष की परिभाषा, मूल्यह्रास आरक्षित कोष, यानी इसी पैसे को वो बचाती है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं। क्योंकि कोई भी कंपनी है, मान लीजिए एक मशीन है, मान लीजिए आपकी एक मशीन है और वो मशीन 5 करोड़ रुपए की। अब भाई 5 करोड़ की मशीन है, 10 साल उसका लाइफ टाइम है। तो कंपनी क्या करेगी, अपने प्रॉफिट के हर एक हिस्से में से, अपने प्रॉफिट के थोड़े थोड़े हिस्से से वो इसे 10 साल बाद रिप्लेस करने के लिए अपने पास बचत के रूप में करती रहेगी। उसे ही दोस्तों हम कहते हैं मूल्यह्रास आरक्षित कोष। आई होप आपको समझ में आया होगा। और तीसरा होता है हमारा निगम कर, क्योंकि जो भी ये वस्तु तथा सेवाओं का निर्माण करती है, तो उस पर अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता है। किसके द्वारा, सरकार के द्वारा लगाया जाता है। तो सरकार को इनको क्या देना होता है, कर देना होता है। और वो कर कैसा होता है, अप्रत्यक्ष कर होता है, क्योंकि ये उसके अंतिम भार को उपभोक्ताओं पे टालने में सफल रहते हैं। तो आई होप आपको ये भी चीज क्लियर हुई होगी। अब इस चीज को मैं और अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे देखिए मैं समझाता हूं। मूल्यह्रास आरक्षित कोष से अभिप्राय मूल्यह्रास की हानि को पूरा करने के लिए फंड्स या कोषों का प्रावधान करना है। बिल्कुल सिंपल, इस फंड या कोषों को
उपयोग स्थिर संपत्ति के पुनः स्थापन के लिए तब किया जाता है जब उनकी सामान्य टूट फूट होती है या उनका अप्रचलन हो जाता है। तो देखिए मैंने आपको बताया, जैसे मैं अगर एक और एग्जांपल दूंगा, अगर मान लीजिए आज के रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी में जियो है, मान लीजिए जियो जो कि 4G नेटवर्क देती है, उसकी कंपनियों में बड़ी बड़ी मशीनें, बड़े बड़े ऑप्टिकल फाइबर्स लगे हुए हैं। तो वो समय, क्योंकि कोई भी चीज इस प्रगति में होती है उसका नाश तो होता है, विनाशवान होती है प्रत्येक चीज। तो उसके विनाश के बाद नई मशीन लाने के लिए जो भी कंपनी पैसा बचाती है उसे ही हम कहते हैं मूल्यह्रास आरक्षित कोष। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई। अब बात करते हैं पूंजीगत हानि की परिभाषा दीजिए। देखिए एक होता है स्थिर पूंजी का उपभोग, जब हम स्थिर परिसंपत्तियों का उपयोग करते हैं, फिक्स एसेट्स का प्रयोग करते हैं अपने उत्पादन प्रक्रिया में, जो उनके मूल्य में कमी होती है उसे हम कहते हैं स्थिर पूंजी का उपभोग। जबकि एक होती है पूंजीगत हानि। अब ये पूंजीगत हानि अलग है इससे, क्या है जरा देखिए। पूंजीगत हानि की परिभाषा दीजिए। पूंजीगत हानि स्थिर परिसंपत्तियों के मूल्य में होने वाली हानि से है जब इनका उपयोग नहीं हो पाता है। जैसा कि अभी आपने देखा कि 24 मार्च 2020 में नरेंद्र मोदी आए और उन्होंने कहा कि 21 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन किया जाता है। अब संपूर्ण लॉकडाउन किया जाता है, बिल्कुल सही है, पर दोस्तों उससे क्या हुआ, उत्पादक क्षेत्र पे क्या इंपैक्ट पड़ा। जितनी भी भारत में सार्वजनिक कंपनियां थी और जितनी भी निजी कंपनियां थी, उनकी जो भी मशीनें थी वो क्या हो गई, 3-4 महीने लगातार क्या रही, बंद रही, यानी उनका उपयोग ही नहीं हुआ। तो इसे कहते हैं हम पूंजी की हानि। यानी आपके पास बाइक है और अगर आप बाइक चलाते हो तो उसमें सामान्य टूट फूट होती है, उसकी आप सर्विसिंग कराते हो, तो वो तो एक तरीके का क्या हो गया, मूल्यह्रास हो गया। परंतु मान लीजिए आपने अपनी बाइक चलाते ही नहीं, वो पड़े पड़े ही खराब हो गई, तो उसे हम कहते हैं पूंजी की हानि। तो आई होप आपको ये समझ में आया है कि पूंजीगत हानि स्थिर परिसंपत्तियों के मूल्य में होने वाली हानि है जब इनका उपयोग नहीं हो पाता है, जब उपयोग होते हुए उनके मूल्य में जो कमी आती है उसे हम स्थिर पूंजी का उपभोग कहते हैं। और जब हम उपयोग ही नहीं कर पाते हैं उसे हम कहते हैं दोस्तों पूंजी का हानि। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके कारण है प्राकृतिक आपदाएं। तो कोरोना वायरस भी क्या था, एक प्राकृतिक आपदा ही है ना, नेचुरल डिजास्टर ही तो है, ये प्राकृतिक आपदा ही तो है। आर्थिक मंदी के दौरान परिसंपत्तियों के मूल्य में गिरावट हो जाना। तो देखिए ये भी है कि जो कंपनियां कोरोना वायरस के आने से पहले करोड़ों अरबों रुपए की थी, कोरोना वायरस की वजह से उनकी कीमत कौड़ियों के भाव हो गई, तो ये भी क्या होगी, एक पूंजी की हानि हो गई दोस्तों। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई है। अब बढ़ते हैं अपने 20th क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा मैं जूम बढ़ा देता हूं ताकि आपको और ज्यादा अच्छी तरीके से दिखे। तो देखिए चालू पुनः स्थापन लागत। अब ये चालू पुनः स्थापन लागत क्या है, देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है यार। आप इतना सा समझिए कि उत्पादन कार्यों में हमारे स्थिर पूंजी के उपभोग मतलब मशीनों का हम प्रयोग करते हैं, वो मशीनें क्या होती है, समय के साथ खराब होती हैं दोस्तों। अब उन मशीनों के मूल्य में क्या आता है, खराब भी होती है, कमी भी आती है। उनको दोबारा से रीस्टैब्लिश करने के लिए या उन्हें रिप्लेस करने के लिए जो भी पैसा खर्च किया जाता है एक देश की अर्थव्यवस्था में, उसे ही हम चालू पुनः स्थापन लागत कहते हैं। बहुत ही सिंपल है ये। देखिए चालू पुनः स्थापन लागत से अभिप्राय एक लेखा वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था के सभी उत्पादक इकाइयों के मूल्य ह्रास के अनुमानित मूल्य से है। यानी जो भी उत्पादन प्रक्रिया में हम मशीनों का प्रयोग कर रहे हैं संपूर्ण देश के स्तर पे, समष्टिगत स्तर पर, उनके मूल्य में क्या होती है, कमी होती है। उस कमी के ही अनुमान को हम क्या कहते हैं, चालू पुनः स्थापन लागत कहते हैं दोस्तों। क्योंकि हर
कंपनी, भले वो एक सार्वजनिक कंपनी हो, भले वो एक निजी कंपनी हो, अपनी मशीनों की रिप्लेस के लिए एक अपने पास फंड रखती है जिसे हम मूल्यह्रास आरक्षित कोष कहते हैं, ताकि कंपनी जब वो मशीन आउटडेटेड हो जाए या उसमें कोई टूट फूट हो जाए या कोई आकस्मिक हानि हो जाए तो उससे बचाव में उससे बचने के लिए आप उस पर पैसा खर्च करके और उत्पादन कार्यों को दोबारा से स्टार्ट किया जा सके। ये बात क्लियर हो गई आपको। अब बात करते हैं कि स्टॉक क्या होता है और प्रवाह क्या होता है। इस पे मैं पहले भी वीडियोस बना चुका हूं और उस पर काफ़ी आपका मुझे सहयोग मिला और डिस्क्रिप्शन में आपकी प्लेलिस्ट है, वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हैं। तो देखिए, स्टॉक की परिभाषा दीजिए और प्रवाह की परिभाषा दीजिए। मैं इसकी ना सबसे मेन बात बताता हूँ आपको, सबसे मेन बात जो आपको समझनी ही चाहिए। देखिए दोस्तों, हमें एक चीज समझनी है, एक होता है हमारा स्टॉक, एक होता है हमारा स्टॉक और एक होता है हमारा प्रवाह। स्टॉक को तो हम इंग्लिश में स्टॉक ही कहते हैं, प्रवाह को हम इंग्लिश में फ्लो कहते हैं। हमें ये समझना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। देखिए, ये जो फ्लो होता है ना, ये एक बिंदु पर नापा जाता है, एक बिंदु पर नापा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी आपके परिवार के पास आज तारीख क्या है, अगर आज तारीख की बात करें तो आज है हमारी तारीख 19 तारीख आई थी, 19 सितंबर, तो 20 है शायद आज, 20 सितंबर 2020 है दोस्तों। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 20 सितंबर 2020 तक आपके परिवार के पास कितनी संपत्ति है, एक तारीख तक पूछा मैंने सर, तो स्टॉक का मतलब होता है कि एक ऐसा मात्रा होती है जो एक समय के एक निश्चित बिंदु की ओर इशारा करता है, एक बिंदु की तरफ इशारा करता है। अब देखिए, इसकी डेफिनेशन पढ़िए, आपको मैं और अच्छी तरीके से समझाता हूं। देखिए, स्टॉक किसी आर्थिक चर की वह मात्रा है, किसी भी आर्थिक चर क्या हो सकता है, निवेश हो सकता है, उपभोग हो सकता है, राष्ट्रीय आय हो सकती है, देशी आय हो सकती है। आर्थिक चर का मतलब जो कि नेचुरल सी बात है, आर्थिक क्रिया से जुड़ा हो, यानी जो अर्थशास्त्र से जुड़ा हो। आर्थिक चर दो तरीके के हो सकते हैं दोस्तों, एक समष्टिगत आर्थिक चर और एक व्यष्टिगत आर्थिक चर। उपभोक्ता उत्पादक समाज व्यक्तिगत आर्थिक चर है, यानी व्यष्टिगत आर्थिक चर है, जबकि हम राष्ट्रीय आय, देशी आय बोले, विदेशी विनिमय दर बोले, न्यून मांग, आदि मांग, समग्र मांग, इन सब को कहें तो ये समष्टि आर्थिक चर हैं, क्योंकि ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था पे प्रभाव डालते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि स्टॉक किसी आर्थिक चर की वह मात्रा है जिसे समय के एक विशेष बिंदु पर नापा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, भारत के, अगर अभी हम बात करें भारत के 20 सितंबर 2020 तक भारत का उपभोग का क्या स्तर है, निवेश का क्या स्तर है, हमारी समग्र मांग क्या है, हमारी समग्र पूर्ति क्या है आज की डेट में, किसी एक बिंदु पर 2020 में क्या रही हमारी 2020 में जीडीपी क्या रही। तो यानी समय के एक विशेष बिंदु पर जब हम किसी भी आर्थिक चर की गणना करते हैं तो वो स्टॉक कहलाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, आपकी टंकी, अगर आपके घर है और आपके घर के ऊपर एक पानी की टंकी है, तो उस टंकी में अभी इस समय कितना पानी है, वो उसका क्या कहलाएगा, स्टॉक कहलाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं प्रवाह के बारे में कि भाई प्रवाह क्या होता है। बहुत ही सिंपल है, प्रवाह को परिभाषित कीजिए। प्रवाह किसी आर्थिक चर की वह मात्रा है जिसे किसी समय अवधि के दौरान नापा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, देखिए, अगर मैं आपसे ये बात कहूं कि आपके पास अभी ये समय के दो बिंदु, यहां पे दो बिंदुओं की बात कर रहा हूं। देखिए, बहुत ही सिंपल, ये आर्थिक चर की एक बिंदु पर नापता है, यानी मतलब 2020 हो गया, मंगलवार, बुधवार, किसी एक। बट अगर प्रवाह की बात करें तो आपने मान लीजिए 2020 से मैंने किया,
ये मतलब मैंने एक डेट लिख ली, मान लो एक डेट लिख ली, 1 महीने का टाइम लिख लिया, यानी इतने दौरान में उपभोग के स्तर में क्या परिवर्तन आया, निवेश के स्तर में क्या परिवर्तन आया। आपके मान लीजिए एक एग्जांपल दूं कि आपके 2020 में अभी आपके अकाउंट में 500 रुपये, बट आपने 1 महीने में कितनी ट्रांजेक्शन्स की, वो आपके फ्लो को बताएगा। तो दोस्तों फ्लो और स्टॉक में एक सिंपल सा बेसिक सा अंतर है कि भाई स्टॉक आपको किसी भी आर्थिक चर के एक विशेष बिंदु पर उसकी मात्रा को प्रदर्शित करता है, जबकि प्रभाग किन्हीं भी 2 बिंदुओं के बीच में, भले वो 2 तारीखें हो, 2 महीने हो, 2 ईयर हो, कोई भी, मत वो ड्यूरेशन को बताता है। यानी स्टॉक आपको पॉइंट ऑफ टाइम बताता है और प्रभाव आपको ड्यूरेशन बताता है। यानी आपने पिछले 1 महीने में कितना उपभोग किया, कितना निवेश किया, पिछले 1 साल में कितना किया। यानी अगर हम बात करें जीडीपी, अगर जीडीपी की बात करें तो एक लेखा वर्ष के दौरान, यानी 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक भारत की वस्तु तथा सेवाओं का प्रवाह बोलते हैं ना, प्रवाह बोलते हैं, क्योंकि वो 2 बिंदुओं के बीच में है। सिंपल सी बात है। और अधिक जानकारी के लिए मैंने इस पे काफ़ी वीडियोस बना रखे हैं दोस्तों, आप मेरी प्लेलिस्ट देखें, आपको और भी अच्छे तरीके से मैं समझाया है मैंने वहाँ पे। अब बात करते हैं दोस्तों कि स्टॉक के 2 उदाहरण दीजिए और प्रभाव के भी 2 उदाहरण दीजिए, इससे और ज़्यादा आपको क्लियरिटी आएगी टॉपिक पे। तो देखिए, संपत्ति या फिर मुद्रा की मात्रा आपके परिवार के पास या भारत के पास कितनी संपत्ति है आज की तारीख तक, 2020 तक, 2019 तक, 2018 तक, किसी भी एक ईयर, मंगलवार तक, बुधवार तक, कुछ भी आप एक समय की बात करेंगे, समय के एक बिंदु की बात करते हो, तो संपत्ति और मुद्रा की मात्रा स्टॉक के प्रभाव हो गए। जबकि देखिए प्रभाव के 2 उदाहरण है, उपभोग और निवेश, क्योंकि उपभोग भी 2 समय, यानी आपने जनवरी से, जब से लॉकडाउन लगा और अब तक कितना उपभोग में आपके परिवर्तन आया, कितना देश की अर्थव्यवस्था में निवेश में परिवर्तन आया। तो भैया ये हो गए हमारे प्रभाव के उदाहरण। अब बात करते हैं हम अपने 25वें क्वेश्चन की, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आय के चक्रीय प्रवाह का क्या अर्थ है। भाई सिंपल, आय के चक्रीय प्रवाह से अभिप्राय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच वास्तविक प्रवाह तथा मौद्रिक प्रवाह की निरंतर चक्रीयता से है, जो कि मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। देखिए, मैंने आपको पहले ही ये समझाया था कि भैया हमारे होते हैं एक परिवार क्षेत्र, एक उत्पादक क्षेत्र, एक वित्तीय क्षेत्र और एक सरकारी क्षेत्र, और एक होता है शेष विश्व। अब देखिए, ये अपना क्या देता है, अपनी कारक सेवा देता है, उसके बदले में उत्पादन आता है। इन्हीं के बीच का जो चक्रीय प्रवाह है, जिसमें हमारा वास्तविक प्लस मौद्रिक दोनों प्रवाह आता है, उसे ही हम कहते हैं आय का चक्रीय प्रवाह। तो देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है कि आय के चक्रीय प्रवाह से अभिप्राय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में, भले वो उत्पादक क्षेत्र हो गया, भले वो परिवार क्षेत्र हो गया, सरकारी क्षेत्र हो गया, वित्तीय क्षेत्र हो गया या शेष विश्व क्षेत्र हो गया, के बीच वास्तविक प्रवाह, जिसमें कारक सेवाएं और वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन शामिल होता है, मौद्रिक प्रवाह जिसमें कारक आय और वस्तु तथा सेवाओं पे व्यय शामिल होता है, की निरंतरता चक्रीयता बनी रहती है। यानी ये चक्कर चलता ही रहता है, साल दर साल, महीने दर महीने। वास्तविक प्रवाह की परिभाषा दीजिए। मैंने तो आपको पहले ही बता दिया ये कि वास्तविक प्रवाह से अभिप्राय परिवार क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र की ओर कारक सेवाओं के प्रभाव से। कारक सेवाएं, ये कारक सेवाएं देते हैं, उसके बदले में इन्हें क्या मिलता है, वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रभाव से है। यानी परिवार क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र को कारक सेवाएं देता है, उसके बदले में उत्पादक क्षेत्र विभिन्न प्रकार की वस्तुओं तथा सेवाओं को बाजार में उपलब्ध करा देता है। इसे हम कहते हैं वास्तविक प्रवाह। बहुत ही सिंपल है। और मौद्रिक प्रवाह क्या है, बहुत ही सिंपल है। मौद्रिक प्रवाह भैया देखिए, मौद्रिक प्रवाह से अभिप्राय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य मुद्रा के प्रवाह से, क्योंकि सभी क्षेत्र एक दूसरे से वस्तु तथा सेवाएं खरीदते हैं। बहुत ही सिंपल है। यानी देखिए, परिवार क्षेत्र क्या देता है, अपनी कारक सेवाएं, कारक सेवाओं के बदले में क्या मिलती है, वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन, जो कि वास्तविक प्रवाह है। फिर हमें दूसरे राउंड में क्या मिलती है, कारक आय। उस कारक आय को हम परिवार क्षेत्र पे उत्पादक क्षेत्र को क्या देते हैं, वस्तु तथा सेवाओं का
उपभोग कर देते हैं, यानी व्यय करते हैं। ऐसी सरकार भी उत्पादक क्षेत्र से वस्तुएं खरीदती है और उसे भुगतान करती है। ऐसी भाई आर्थिक सहायता देती है उत्पादक क्षेत्र को। तो ये इनके बीच में अगर आप देखिए, मैं इसको और अच्छी तरीके से समझाऊं थोड़ा सा, कि देखिए ये इनको क्या देती है, अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष कर देते हैं, ये इनको आर्थिक सहायता देती है। ये अप्रत्यक्ष कर देते हैं, फिर ये इनको आर्थिक सहायता भी देती है। ये भैया अपनी बचत इनके पास रखवाती है और इनसे उधार भी लेती है। ये इनको उधार भी देते हैं, ये इनको शेष विष भी, हम वस्तु तथा सेवाओं का निर्यात भी करते हैं और आयात भी करते हैं, पूंजी का आयात, टेक्नोलॉजी का आयात निर्यात। तो इनके बीच में सारा पैसा भी आता है, क्योंकि हर क्षेत्र, भले वो परिवार क्षेत्र हो, उत्पादक क्षेत्र हो, वित्तीय क्षेत्र हो, सरकारी क्षेत्र हो या शेष विष हो, ये आपस में विभिन्न प्रकार की वस्तु तथा सेवाओं की खरीद बिक्री करते हैं, जिसके बदले में पैसे का भी लेन देन होता है। उन सारे पैसे के लेन देन को ही हम मौद्रिक प्रवाह कहते हैं, यानी फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं दोस्तों। तो आई होप दोस्तों कि आपको पहले चैप्टर के सभी क्वेश्चनों को मैं समझाने में सफल रहा हूं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूं तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहें दोस्तों अगले वीडियो में भी, और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।